अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 61 स्टार्ट करते हैं कैफ वन का जी। कल हमने ये बात जाते जाते की थी कि परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है। इसको ऊपर करवाना है। और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर शॉर्टकट से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकलेगी। ये हमने तकरीबन इन्वेंट्री आज सारा रिवाइज कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सिर्फ एनआरवी लॉस की डिस्कशन होना रह गई है, जो कल 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सिबी वाला सवाल डिस्कस नहीं हो पाया। वैसे आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बेहतरी आ रही है आपकी, हर अटैम्प्ट के अंदर बेहतरी आ रही है सवालों को अटैम्प्ट करते हुए, क्योंकि हम चीज़ें ज़्यादा पढ़ते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो होपफुली कल में थोड़ा सा एनआरवी की बात करने के बाद, क्योंकि इन्वेंट्री तकरीबन रिवाइज हो गया है, हम उम्मीद है कि क्लोज कर पाएंगे रेक्टिफिकेशन के टॉपिक को सिबी और टाइमथी वाला सवाल करने के बाद। चाहे आपसे हो भी गए हैं, मैंने वो करवाने हैं दोनों सवाल अभी तक। टेस्ट के अंदर सिर्फ एक सवाल है, रेक्टिफिकेशन का ही है, 10-15 नंबर का, मुझे याद नहीं कितने नंबर का बनाया था। और अगली बात, मंडे से इंशाल्लाह हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब वो पूरा लेक्चर हो या हाफ लेक्चर हो पाए, उसके ऊपर करेक्शन ऑफ एरर का कुछ बचा हुआ होगा, बीआरएस की रिवीजन जैसे रहती है, ज़रूरी समझता हूँ थोड़ी सी बात करनी है, तो उस तरह की कोई बात करनी पड़ जाए तो हाफ शायद लेक्चर जो है वो मंडे को लगे। बहरहाल मंडे को इन एनी केस इंशाल्लाह हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शुरू कर लेंगे। और 3 दिन का वो टॉपिक है, 3 से 4 दिन में उसको बिल्कुल एग्जाम लेवल पे लाके फिर IAS 8 के लिए हम तैयार होंगे। करेक्शन हम वैसे कर चुके, बाकी टॉपिक्स वैसे पढ़ चुके हैं। IAS 8 के अंदर हर टॉपिक ही आ जाता है। IAS 8 में इवन IAS 40 आया होगा कि आपने कॉस्ट मॉडल पे थे, फेयर वैल्यू मॉडल पे स्विच किया, चेंज इन पॉलिसी है, आपकी कोई गलती पुरानी पकड़ी गई है, करेक्शन ऑफ एरर आ गया। ठीक है ना, आपने जो है वो एसेट बेचा है, गलती होगी, करेक्शन ऑफ एरर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से चेंज इन एस्टीमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, प्रायर ईयर एरर करेक्शन है उसके अंदर, तो हम उसके काबिल इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह फिर पूरी तरह हो जाएंगे। लेकिन IAS 1 यानी स्टेटमेंट इन इक्विटी बनाने के बाद, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IAS 8 के अंदर तकरीबन हर सवाल के अंदर है, कुछ में ना हो तो, वरना हर सवाल में हमने उसको भी बनाना होता है। तो जाहिर है पहले फिर वो सीखेंगे तो अगले टॉपिक में उसको जाकर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलें। तो हम ये बात कर रहे थे जी, कल जाते जाते हमने ये बात की थी कि परपेचुअल सिस्टम में डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है। ठीक है, और इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। ठीक है, जो चीज़ों के आने को डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ परचेज रिकॉर्ड करता है, चीज़ों के जाने को क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ से। ये सारी बात आज अच्छी तरह समझ आ जाएगी, क्योंकि आज हमने काम यही किया। ठीक है, तो इस सारी बात को दोबारा बाद में आकर देखेंगे, पहले जाकर हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये बात हमने डिसाइड की थी ना कि परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है, जबकि पीरियोडिक में परचेजेस का। इससे भी थोड़ा सा पीछे आते हैं, ऐसे ही एक एग्जांपल बनाते हैं। मेरे पास ओपनिंग में 50 रुपये कैश पड़ा था, मैंने कुछ कैश सेल्स की, कुछ क्रेडिट सेल्स की, कुछ मैंने एक्सपेंसेस इनकर किए, मैंने क्रेडिटर को एक पेमेंट की। क्लोजिंग बता दें, ये क्लोजिंग अज्यूम नहीं करना, बाकी डाटा अज्यूम था, क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालना है ना यार, इतनी स्टार्ट में तुमने ये कर दिया। 200 रुपये ज़्यादा हो गया, क्रेडिटर को 150 पे कर देते हैं बस, क्रेडिटर को 150 पे कर, ऐसे ही ज़रा, वैसे ज़्यादा थोड़ा कोई नहीं, बस थोड़ी सी जी 40। अच्छा, अब कैश का लेजर है जो ये बता रहा है कि स्टार्ट पीरियड के स्टार्ट में, जिस पीरियड का ये लेजर बना हुआ है, इसके स्टार्ट में हमारे पास पड़े हुए थे 50 यार, जो भी है बता दो बस। पीरियड के स्टार्ट में हमारे पास पड़े हैं 50 रुपये। कैश पीरियड में आया 120 और 170, कैश गया 90 और 150, और 100 रुपये कैश पड़ा होना चाहिए। हुआ तो पता नहीं, पड़ा होना चाहिए, ये लेजर ये बता रहा है, ऐसे ही है ना। अब ये पड़ा है या नहीं पड़ा है, उसके लिए क्या करोगे, क्या करोगे कि कैश पड़ा होना चाहिए, लेजर कह रहा है इतना कैश पड़ा होना चाहिए, कंफर्म कैसे करोगे, जाके दराज खोलोगे, गिनती कर लो, फिजिकल काउंट। ठीक है ना। अच्छा, और अगर नहीं इतना होगा तो हम कहेंगे लगता है चूना लग गया। मैंने ऐसे ही फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना, मैंने कहा यार AC का अकाउंट है। ठीक है, फिर अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि 1 रुपये का एक AC है, तो हमारे पास सिफर अपनी मर्जी से लगा लेना, हमारे पास पीरियड के स्टार्ट में 9 AC पड़े थे, हमने 3 AC और खरीद लिए, और 2 AC हमने इस पीरियड में पुराने बेच दिए। तो क्लोजिंग डेट पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बताओ कितने AC, 10 AC पड़े होने चाहिए। ये लेजर में क्या बता रहा है कि हमारे पास 10 रुपये के AC, 10 AC पड़े होने चाहिए। ओ चाहिए, ठीक है जी। फिर हमने बचपन से जो सीखा आज तक, परचेजेस का अकाउंट बनाया, हमने परचेजेस की क्रेडिट पे। अच्छा, परचेजेस का ओपनिंग बैलेंस बता दो, होता है ना,
होश करो, होश करो, फौरन आप लोगों को चीख पड़ना चाहिए था। क्या परचेज का ओपनिंग सर कभी नहीं होता। इनकम्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स हैं, इनकम्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, वहां से नेट प्रॉफिट निकलता है, वो खत्म। नेट प्रॉफिट भी जो निकलता है वो वहां से निकलता है और कैपिटल में जाके क्लोज हो जाता है बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस इंतकाल कर जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड बनता है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी आइटम का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के हर आइटम ने क्लोज होना है प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां से नेट प्रॉफिट या लॉस निकलना है, वो भी वहां से निकल के क्लोज हो जाना है बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर, और प्रॉफिट लॉस का वजूद खत्म हो जाना है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस तो होते हैं हर आइटम के, वहां से ट्रायल में गए, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में गए, तो इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम्स के भी क्लोजिंग तो होते हैं, कैरी डाउन तो होते हैं, मतलब ट्रायल में जो जाने हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम का ओपनिंग अगले पीरियड में नहीं बनता, तो परचेजेस का ओपनिंग हो ही नहीं सकता। परचेज एंड एक्सपेंस, सेल्स, इनकम, इनके ओपनिंग नहीं हुआ करते, फॉर द पीरियड होते हैं, ठीक है ना। हमने परचेजेस की, उधार पे की, एंट्री करो, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, 100 रुपए की परचेज की, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। हमने कैश से परचेज की, एंट्री की हमने परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। हमने फिर उधार पे परचेज कर ली, हमने एंट्री पास कर दी, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। और बस पीरियड खत्म हुआ, क्लोजिंग बैलेंस बताएं। तो ये 300 रुपए, और इसका मतलब है कि ये हमें लेजर बता रहा है कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। एम आई राइट? नो, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस लेजर ने, कैश के लेजर ने कैश का आना जाना रिकॉर्ड किया, बता रहा था क्लोजिंग में इतना कैश होना चाहिए। एसेट के लेजर ने आना जाना रिकॉर्ड किया, बता रहा है कि क्लोजिंग में इतने एसेट्स पड़े होने चाहिए, एसी। लेकिन परचेज के अकाउंट ने सिर्फ चीजों का आना रिकॉर्ड किया, चीजों का जाना रिकॉर्ड नहीं किया। ये वो अकाउंटिंग है जो बचपन में आप, जब तक इन्वेंट्री का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था ना, तो आप हमेशा ये अकाउंटिंग करते थे। गुड्स खरीदने पर परचेज डेबिट करते थे, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट कर देते थे, और गुड्स बेचने पर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट तो करते थे, लेकिन चीजों के जाने को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते थे। ये वो अकाउंटिंग है जो आपने की थी जब तक इन्वेंट्री का टॉपिक आपने इंट्रो में नहीं पढ़ा था, और उसमें भी परपेचुअल सिस्टम नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये परचेजेज हैं, ये क्या हैं? ये परचेजेज हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ये परचेजेज हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियोडिक सिस्टम में कोई ऐसा अकाउंट नहीं पड़ा हुआ जो ये बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। बात समझे हो? क्योंकि ये स्टॉक का जाना रिकॉर्ड ही नहीं करता ये सिस्टम, ठीक है। तो ये तो परचेजेस का बैलेंस है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो कोई ऐसा अकाउंट मौजूद नहीं है ये बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। अब मसला ये कि पीरियड एंड के ऊपर हमें क्लोजिंग स्टॉक तो चाहिए, तो जो बिजनेसेस पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे होते हैं उनके पास फिजिकल काउंट ही वाहिद रास्ता बचता है जिससे वो ये डिसाइड कर सकें कि कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होना चाहिए, ठीक है। वो फिर यही काम करेंगे। किधर गया ये? क्लोजिंग डेट पर कोई वजन करने वाली चीज है तो वजन करके देख लेंगे इतने किलो पड़ी है, क्वांटिटी वाली है तो काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटी हम फिजिकली काउंट करेंगे, उस पर फाइफो या एफ को लगाकर रेट कोई एक असम्पशन से लगाएंगे और अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकलती थी, और फिर इसकी आप एंट्री करते थे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। ये वो सिस्टम था, ठीक है ना। तो पीरियोडिक सिस्टम, ये बाद में मैं तस्वीर खिंचवाता हूं, फिलहाल ये देखो। पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट, ये जो भी बताया था, क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली, और ये सवाल भी करते हैं, अभी करना है, अभी सवाल हमने, दूसरा सवाल यही है, ठीक है ना। फिर इस पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस का अकाउंट बनता है जो सिर्फ चीजों का आना यानी कॉस्ट ऑफ परचेज को अपनी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, चीजों का जाना रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। यहां तक कल बात लिखवाई थी ना, आज ये बात ऐड की है मैंने। क्या इसलिए इस सिस्टम में ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता जो ये बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं हम? इस सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक हम फिजिकल काउंट से निकालते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब एक मसला है, मसला ये है कि आप एक दुकानदार हैं, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है वो आपने सिर्फ फिजिकली काउंट कर लिया। अब मिसाल के तौर पे आपने लेज का जो टोकरा बाहर लगाया था उसमें से, माइंड ना कर जाए, ठीक है, कौन माइंड नहीं करेगा? माइंड नहीं करेगा। ये भाई साहब गुजरते हुए एक दो लेज उसमें से निकाल के एक दिन घर ले गए, ठीक है। अब शरारत की बाद में पैसे दे दिए, ठीक है, चल। लेकिन स्टॉक काउंट से पहले पहले ये काम हो गया था, उन्हें स्टॉक काउंट के अगले दिन कहा मैंने शरारत की थी, ये पकड़ो पैसे। शरारत भी नहीं करनी चाहिए वैसे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, मेरे दोस्तों साथ हो जो भाई सवारी बिठा लें, कंडक्टर। अच्छा, तो इस सिस्टम का एक फ्लॉ क्या है कि जो फिजिकली काउंट किया वही हमारा स्टॉक है। जो 2 निकाल के ले गया कोई, ये नहीं, कोई निकाल कर ले गया 2 रुपए, वो 2 यूनिट्स हमारे निकल गए, हमें ये पता ही नहीं है।
हम फिजिकल स्टॉक काउंट करते हैं तो जो गिनती में आ गया वही हमारा स्टॉक है, जो ऐसे बिकने बगैर निकला है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, शायद हो तो जाए पर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो स्टॉक शॉर्टेज इस सिस्टम में जो होती है, इस सिस्टम में शॉर्टेज ऑफ स्टॉक का पता चलाना मुश्किल है। ठीक हो गया, ये था पीरियोडिक सिस्टम। एंट्री से एंट्री सब कुछ देखते हैं, वो कौन सा को हमने खत्म कर लिया बात, ठीक है। फिर हमने एक मुश्किल लेकिन अच्छा और महंगा सिस्टम मुतारिफ कराया जिसको कहते हैं परपेचुअल सिस्टम। देखा माइंड करके। अच्छा, अब इन्वेंट्री का अकाउंट है, अमी कॉल यहीं बैठ के सुन लेते यार तुम, ठीक है। इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है, परचेजेस का नहीं, इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। तो सबसे पहली बात, इन्वेंट्री इज एन एसेट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस और इनकम, दिस इज बैलेंस शीट आइटम। तो इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा, ठीक है, ब्रॉड डाउन होगा, ठीक है। और मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेरे पास 30 रुपए का स्टॉक ओपनिंग में पड़ा था, ठीक है। फिर जब गुड्स परचेज करनी है मैंने, तो इस सिस्टम में परचेज का अकाउंट तो बनना ही नहीं है, वो एंट्री मैंने परचेजेस डेबिट की बजाय इन्वेंट्री डेबिट करनी है। मैं फिगर भी वही उठा लेता हूं, ठीक है। मैंने 100 रुपए की उधार पे चीजें खरीदी, एंट्री की इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। मैंने कैश पे चीजें खरीदी तो एंट्री करूंगा इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने उधार पे फिर चीजें खरीदी, एंट्री करूंगा इन्वेंट्री परचेजेस डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। लेकिन एट द सेम टाइम जब चीजें बेचूंगा तो इस इन्वेंट्री के अकाउंट में इसने चीजों के जाने को भी रिकॉर्ड करना है, तो उसकी एंट्री अभी सिखाऊंगा। उसकी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो बहरहाल इन्वेंट्री के अकाउंट में जाने वाली गुड्स का भी रिकॉर्ड रखना है, लेकिन इन्वेंट्री है, कॉस्ट पे बन रही है, तो यहां पे सेलिंग प्राइस नहीं आती, कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या लिखा मैंने, कॉस्ट। ये जहां मैंने ये बताया भी था आपको कि दरअसल ये सेल का अकाउंट नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। तभी तो इस पूरे लेजर में हमने इस कार्ड में हमने कहीं सेलिंग प्राइस यूज नहीं की थी, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कहां आएगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप पे सेल्स में आती है। वो भी देखते हैं, वो एंट्री करेंगे, सेल्स आएंगी, वो हमारा सेल्स वाला काम तो होना है। लेकिन ये जो हम सेल्स के कॉलम में लिख रहे हैं, दरअसल ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉलम है, इसमें चीजों का जाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में चीजों का आना जाना कॉस्ट पे होता है, ठीक है। तो ये एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल की हमारी यहां पर हुई। मिसाल के तौर पे हमने कहा जी 80 रुपए और मिसाल के तौर पे 130 रुपए। क्लोजिंग बताओ 120 रुपए। अब ये एक ऐसा अकाउंट है जो ये कह रहा है कि 120 रुपए का स्टॉक पड़ा होना चाहिए। कितना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, जस्ट लाइक द फॉर्मर टू। इतना कैश पड़ा होना चाहिए, इतने एसी पड़े होने चाहिए, ये नहीं बता रहा था, लेकिन अब इसने आके बताया इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए था, समझो। तो परपेचुअल सिस्टम में एक पिक्चर किसी ने लेनी है तो ले लें यहां तक, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम में हम इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते हैं जो चीजों का आना यानी कॉस्ट ऑफ परचेज डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, और चीजों का जाना यानी कॉस्ट ऑफ सेल अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। तो ऐसे अकाउंट में पीरियड एंड पर एक बैलेंस मौजूद होता है, एक बैलेंस होता है, यानी ये अकाउंट बता रहा होता है कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। तसल्ली करनी है तो जाके गिनती कर लो, पूरा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लगा गया कोई चूना स्टॉक में भी, ठीक है, समझे हो हैं। फिर कैमरे लगाओ, कैमरे भी चोरी तो नहीं रोकते। नॉर्मल लॉस बिजनेस का पार्ट होता है, बच्चों ने उस्तादों ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल लॉस जो है ना, आपको आपने अगर 100 लेज बेचने हैं तो आप 105 ही भर के रखेंगे कि 5 तो किसी ने लेके उड़ने ही उड़ना है। भाई कैमरा कौन सा हाथ लेके खड़ा होता है, कैमरे ने हाथ निकाला हुआ है जैसे कि कैमरा। तो बहरहाल नॉर्मल लॉस हो ही जाता है। खैर छोड़े इस बात को, मेरे इस वक्त ये मकसद नहीं है। तो इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिस्टम में कल हमने बात लिखी थी, जरा इसको मजीद देख लेते हैं। परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है। हमने बनाया था, ये फाइफो में बनाया था, इसे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकली थी। फिर हमने एफको में बनाया था, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए अच्छा खासा काम करना पड़ता है इस सिस्टम में। डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है, ठीक है। तो डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है, और दूसरा इन्वेंट्री अकाउंट बनता है जो चीजों का आना यानी कॉस्ट ऑफ परचेज को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, और चीजों का जाना यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स को अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो फिर इस सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट ये बताता है कि ईयर एंड पर इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, और फिजिकल काउंट से तसल्ली कर लेंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम में शॉर्टेज का पता चलाना भी क्या है, आसान है। बात समझे हो, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम्स में फर्क है मोटा मोटा, उसके बाद जो फर्क होंगे मैं बताता जाऊंगा, लेकिन अभी तो कहानी हम बढ़ाएंगे। इसकी पिक्चर ले लीजिए। सबसे बड़ा मेन फर्क तो यही है
कि इन्वेंट्री का अकाउंट और परचेज का अकाउंट, ठीक है ना। बाकी अब एंट्रीज से देखते हैं, हम सवाल की जनरल एंट्री से बात शुरू करेंगे, लेजर्स बनाएंगे, ट्रायल बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना डालेंगे, परपेचुअल सिस्टम को पूरा समझेंगे, क्योंकि इस परपेचुअल सिस्टम में भी एनपीओ के टॉपिक में एक ट्रायल से सवाल करेंगे। अब ट्रायल आपने पढ़ा हुआ है इंट्रो में, तो वहां जाके फिर मैं आपको जब ये बात करूंगा कि ट्रायल को देख के बताओ परपेचुअल है या पीरियोडिक, तो फिर आप बैठे होगे। तो ये इसीलिए सारी बात अभी कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप बैठे ना हो मुंह उठा के। तो यार भाई साहब कह रहे हैं कि जी क्लोजिंग हमने फाइफो में निकाला तो निकला था, तस्वीरों वाले जल्दी कर लो, फाइफो में निकाला था तो निकला था 320। हमने फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक निकाला था तो कॉस्ट आई थी 320। वही सवाल था, हमने अजम्पशन बदली, एफको में 296 हो गया। वजह क्या है भाई? इसकी बड़ी सादा सी वजह है, इन्फ्लेशनरी इकॉनमी है, हर अगली चीज पहले से महंगी है। फाइफो में हम अज्यूम करते हैं जो स्टॉक पड़ा है वो सबसे रिसेंट वालों में है, सबसे रिसेंट सबसे महंगा है, स्टॉक की कॉस्ट ज्यादा आ गई। जबकि फाइफो एफको के अंदर क्या होता है, हम एवरेज रेट लेते हैं, तो एवरेज में पिछला सस्ता भी वो साथ में ला लेता है, तो इस वजह से ये क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहा है। अगर यही इन्फ्लेशनरी इकॉनमी ना हो, डिफ्लेशनरी हो, हर अगली परचेज सस्ती हो, तो फिर फाइफो वाला कम होगा, एफको वाला महंगा लिए बैठा होगा पिछले एवरेज में, तो वो फिर महंगा भी आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। खैर परपेचुअल पीरियोडिक पे थी। अब फिलहाल हम परपेचुअल के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सवाल था दरअसल वो परपेचुअल सिस्टम वाला था। तभी तो कल से हम क्लोजिंग स्टॉक कल हमने बनाया था इन्वेंट्री कार्ड। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री कार्ड बनता है, सबसे पहली बात यही बोली है। तो ये मैं अब इस दोनों से हो सकते थे, फाइफो को ले आगे चल सकता हूं, लेकिन अब मैं असम्पशन ले रहा हूं कि मैंने एफको ली है, मैं एंट्री सब कुछ इसी से करने लगा हूं, इस कार्ड से, ठीक है। ये सामने मौजूद है, शुरू करें जी। अब सवाल की रिक्वायरमेंट में तो बहुत कुछ है जी, सवाल की रिक्वायरमेंट में तो बहुत कुछ है। मैंने अभी तक ए रिक्वायरमेंट आपको करवाई थी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है। और फिलहाल अब हम अज्यूम करके क्या चल रहे हैं, हमारे सवाल में वेटेड एवरेज कॉस्ट है, यानी एफको है, ठीक है। फाइफो और एफको एंट्री तो सेम ही होनी है, सिर्फ फिगर्स ही उठानी है ना अब उधर से, वो वहां से फिलहाल उठा देते हैं फिर एफको से। सेकंड है जी, प्रिपेयर करें टी अकाउंट्स अंडर परपेचुअल सिस्टम, फिर ट्रायल बनाएं, फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएं। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ टी अकाउंट्स क्यों बनाएं, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। बात यहां से शुरू करते हैं, असल तो जनरल एंट्रीज सीखनी है, करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में भी यही काम आएंगी, आगे स्टेट में भी यही आएंगी, तो ये कैसे ना बनाएं, हम जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। करें शुरू कहानी। सवाल हमारे सामने है जी। सबसे पहली चीज है ओपनिंग स्टॉक 140 का। जब कार्ड बन गया है ना, तो फिगर्स कार्ड से उठानी है। पीरियोडिक में कार्ड नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। कार्ड बन गया तो फिगर्स कार्ड से उठानी है। सबसे पहली चीज आ रही है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस, डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल। नहीं भाई साहब, मुझे ये बताओ, जब कैश का लेजर बना, जिसने आना जाना कैश का रिकॉर्ड किया है, तो इस कैश के लेजर में जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग की आपने क्या एंट्री की थी? बोलो, ओपनिंग की एंट्री नहीं करते, लेजर का बीडी लिख लेते हैं। क्लोजिंग की क्या एंट्री करते हैं? बैलेंसिंग फिगर हम जो है वो एज सीडी लिख लेते हैं। ऐसे ही यहां पे था, ऐसे ही यहां पे परपेचुअल सिस्टम में चूनका इन्वेंट्री का लेडजर बनता है, चना नचा ओपनिंग और क्लोजिंग की जर्नल एंट्री नहीं होगी। पीरियोडिक में होगी, वो आज शायद ना करवाऊं, कल करवाऊं, ठीक है। तो जब इन्वेंट्री का लेजर, जब वो सिर्फ मैंने ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री छोड़ी है पीरियोडिक में, बाकी सब पढ़ा दिया है, और 15 मिनट की डिस्कशन एनआरवी की है, तो इंशाल्लाह कल होपफुली ये कंक्लूड हो जाएगा तकरीबन। सिद्धि वाला सवाल भी हो जाएगा, और टाइमथी के ऊपर जो अप्रोच रखनी है वो भी आपको समझा के इंशाल्लाह भेजूंगा, शायद हो भी जाए कुछ ना कुछ। खैर, इन्वेंट्री का परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है, तो जब लेजर बन रहा है तो उसमें बीडी और सीडी आ रहा है। तो जब बीडी सीडी ओपनिंग क्लोजिंग आ रहे हैं, तो इनकी तो आज तक कभी एंट्री नहीं की थी। इसका मतलब अगर परपेचुअल सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री कोई नहीं होगी। तो 1 फरवरी पर ओपनिंग स्टॉक के बारे में हमने लिखा नो जर्नल एंट्री। लिखें एंट्रीज की हेडिंग दे लें और लिखना शुरू करें। जी, जर्नल एंट्रीज में नो जर्नल एंट्री ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग पूरा कौन लिखे अब? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। बल्कि क्या होता है, इट इज रिटन एज ब्रॉट डाउन इन इन्वेंट्री अकाउंट। ओके हो गया जी। तो परपेचुअल सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। और साथ ही मैं क्लोजिंग को भी लिख आता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की भी नो जर्नल एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
क्योंकि ये भी क्या क्या होता है जी, इट इज ऑल्सो, हाँ जी, इट इज रिटन एज CD, वो BD था ये, इट इज रिटन एज कैरी डाउन इन इन्वेंट्री अकाउंट। डन जी। ये जी बात हो गई ओपनिंग और क्लोजिंग जर्नल एंट्री की परपेचुअल सिस्टम में। नो जर्नल एंट्री एंड नो जर्नल एंट्री, ओपनिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं, क्लोजिंग की भी कोई जर्नल एंट्री। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब सवाल क्यों देखें, कार्ड जब बन गया फिर सवाल नहीं देखना। ओपनिंग यकम फरवरी को ओपनिंग लिख लिया हमने, एंट्री नहीं की, इन्वेंट्री का लेजर ओपन किया और 140 उसमें जाके ओपन यहां पर लिख ही देते हैं। यकम फरवरी पर, यकम फरवरी पर ड्रॉ डाउन कितना है जी, बताना पसंद करेंगे? नहीं सर आप खुद देखें ना, 140 रुपए आप खुद देखें, आपको डेथ पड़ती है ऊपर देखते हुए, हम क्यों बताएं जी। तो ओपनिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री नहीं की। चलें आगे। उसके बाद जी अगला काम क्या हो रहा है, 4 फरवरी को परचेजेज हुई 160 रुपए की। अब ये परचेजेज हैं और सिस्टम परपेचुअल है, परपेचुअल में इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है, तो परचेज का उसका आना इन्वेंट्री के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। यानी परपेचुअल सिस्टम में परचेजेस की एंट्री करेंगे, परचेजेस डेबिट, वो तो अकाउंट ही नहीं बनता। परपेचुअल सिस्टम में परचेजेस की एंट्री हुआ करेगी इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। तो सवाल ने ना एक लाइन लिखी हुई थी कि ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट, तो चलो अच्छी बात है, एंट्री करेंगे परचेजेस डेबिट। हाँ जी, परचेजेस का वजूद ही नहीं है, ये अकाउंट ही नहीं बना रहे हम। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, अमाउंट बताना पसंद करेंगे? सवाल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, हमने कार्ड बना लिया 160 रुपए, ये 160 रुपए 4 फरवरी को परचेजेस के कॉलम में 160 आ रहा है, तो 160। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ जी, दैन जी पोस्टिंग एंड भी करते हैं, अब चलने दो, ठीक है, पहले एंट्रीज देख लेते हैं। चलो ठीक है, इन्वेंट्री डेबिट, लेकिन ना बड़ा वो है एंट्री सामने चल रही है, एक बार सारी एंट्रीज कर डालते हैं, कोई बात नहीं, जरा पर्चे में साथ साथ कर लेना, लेकिन यहां पे जरा अलग अलग, ताकि एक बार एंट्रीज पे फोकस कर लें, फिर लेजर तो बन ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 फरवरी के बाद क्या हो रहा है जी, 18 फरवरी को फिर परचेज हो रही है, तो परचेज की एंट्री फिर वही होनी है। एंट्री बोलें, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, कितने से 340। ठीक हो गया जी, ये दूसरी फिगर की भी एंट्री कर दी। उसके बाद 256 की सेल, ये 256 रुपए की सेल नहीं है, सेल तो सेलिंग प्राइस पे होती है, ये दरअसल उस जो चीजें बिकी हैं उसकी कॉस्ट ये है। तो परपेचुअल सिस्टम है, तो पहले अपनी नॉर्मल वाली बचपन वाली एंट्री पहले करो, वो एंट्री होती थी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने यूनिट्स बिके हैं 8, और यूनिट्स की सेलिंग प्राइस कितनी थी 60, तो 8 यूनिट 60 के हिसाब से बिके, तो ये है वो सेल की एंट्री जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 8 यूनिट्स इंटू 60 इज इक्वल टू, तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 480 से हुआ, लेकिन इसके साथ ही अब ये परपेचुअल सिस्टम है, तो इसमें इन्वेंट्री का अकाउंट बन रहा है, तो ये चीजें गई हैं, बिक कर गए जाएं, जल के जाएं, ओनर ले जाएं तो फिर रिकॉर्ड करें इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब ध्यान से जरा सुन लो, लेकिन एक बात जो अहम है वो क्या है, जो पहली वाली एंट्री आपने की है, ये एंट्री हमेशा विद सेलिंग प्राइस हुआ करेगी। ठीक है, सेल की एंट्री सेलिंग प्राइस से ही होती है, लेकिन साथ ही आपने गुड्स का जाना रिकॉर्ड करना है। ये गुड्स का जाना जो है ये आपने हमेशा कॉस्ट से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि स्टॉक है ना, स्टॉक का आना जाना कॉस्ट। ठीक है जी, तो अब मुझे बताएं, इन्वेंट्री बढ़ी है कि कम हुई है बिकने से? इन्वेंट्री चली गई ना, इन्वेंट्री कम हो गई, तो इन्वेंट्री का कम होना एसेट है ना, एसेट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स को। अब ये फिगर भी आप अगर कार्ड बनाए बैठे हैं तो उससे आपको मिल जाएगी 256। ये इसीलिए कहा था ये सेल्स नहीं, दरअसल ये कॉस्ट ऑफ सेल है। तो जो चीजें हमने 480 की बेची हैं वो उनकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी थी 256 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा 256। ठीक है बच्चों, और ये एंट्री हमेशा किससे हुआ करेगी, विद कॉस्ट से। ठीक है, विद कॉस्ट। ठीक है बच्चों, देखो ना 480 तो कभी भी हमारी सेल हमारा प्रॉफिट कभी नहीं होता, सेल में से
कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होगी तो जीपी आएगा, फिर अदर एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो सेल्स इज नॉट आवर प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स 480 की और उसकी कॉस्ट 256 की, इन दोनों को नेट करोगे तो आपका जीपी आएगा। पूरी कहानी। परपेचुअल सिस्टम ना होता तो क्या करते, सिर्फ परचेज रिकॉर्ड करते थे, लेकिन एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल निकालते थे हम मैनुअली जाके। ओपनिंग स्टॉक उठाते थे ट्रायल से, परचेज उठाते थे ट्रायल से, और क्लोजिंग स्टॉक काउंट करके उसको माइनस कर देते थे कॉस्ट ऑफ सेल में, सब जाकर लिख देते थे स्टॉक में, और कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकलती थी, वो हम मैनुअली निकालते थे। यहां पे ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर वजूद में आता जाएगा। ठीक है, चलने दो इसको आगे, इस बात को नहीं समझ आई तो ये समझ आएगी। हाँ ऊपर, हाँ बोलो। नहीं बेटा, ये इन्वेंट्री बढ़ी है, इन्वेंट्री हमने खरीदी है भाई, तो इन्वेंट्री बढ़ गई, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर बढ़ गया। ये क्रेडिटर लिखा हो सही नहीं था ना आपको, इसलिए समझ नहीं आता। देखो प्यारा करके लिख दिया मैंने, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ी है और ये इन्वेंट्री कम हुई है, बिक गई है इन्वेंट्री, तो किधर गई जी, ये सेल हो गई है, तो उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर लिया आप। ठीक है जी, बोले क्या क्या क्या, तो सेल रिकॉर्ड ही ना करें? नहीं, ये ऊपर वाली एंट्री सेल की एंट्री है भाई, सेल रिकॉर्ड ना करें, चीजें बेची रिकॉर्ड ना करें, तो वो सेल रिकॉर्ड की है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब टॉप पे सेल आनी है वो रिकॉर्ड ना करें, करनी है तो उसकी एंट्री की है सेलिंग प्राइस। आप कह रहे परपेचुअल सिस्टम में हम सेल रिकॉर्ड ही नहीं करते, करनी चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर पूरी होती है इंशाल्लाह, जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। अभी इससे लेजर बनेगा, उसी से ट्रायल बनेगा, इनकम बैलेंस बनेगी। ये ऐसे नहीं आज सारा लेक्चर इस पे लगाया, कि वजह थी तो लगाया। ठीक है जी, उसके बाद कार्ड पे आए, कार्ड पे देखा 27 फरवरी को फिर परचेज हो गई, तो परचेज की एंट्री तो आपको पता है। अब बोले इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, और फिगर वहां पर 800 लिखी हुई है। ठीक है जी, उसके बाद फिर सेल्स हो रही है, और सेल हुए हैं 24 यूनिट। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल है, पहले भाई सेल बुक करें, चीजें बेची हैं तो सेल नहीं रिकॉर्ड करनी, डेटर डेबिट से। वो बचपन वाली एंट्री भूल गए हो 55 में आके, ठीक है, तो बचपन वाली एंट्री नहीं भूलनी है, और सेल करने की एंट्री तो आज भी वही है। उधार पे सेल की तो एंट्री आपने, ये बस जरा डिफरेंट इसलिए मैंने कलर से की है क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज यहां पर स्टॉक वाली चल रही थी, बीच में एक सेल वाली आ गई, वो सारी कॉस्ट पे हो रही थी, चीजों का आना जाना। वो माना कि आना परचेज प्राइस पे था, और जाने के लिए हमने, क्योंकि वो पहले भी गुड्स पड़ी थी तो एवरेज रेट निकाल लिया था, रेट वो भी कॉस्ट ही एवरेज आउट की थी। ठीक है ना, अच्छा, तो कुछ क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्लोली फायदा हो रहा है, इससे रिवीजन अच्छी होगी इंट्रो की। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, 24 यूनिट्स बिके हैं, और आज भी 60 के। ये डिफरेंट भी हो सकता था, लेकिन सवाल ने कहा ये 24 यूनिट भी 60 के बिके। डिफरेंट हो जाता तो डिफरेंट, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाती तो बढ़ जाती, हम बढ़ा के रिकॉर्ड कर लेते। ठीक है ना, लेकिन बढ़ा नहीं, वही रेट है, हमने वही रेट रखा। 60 रुपए का एक यूनिट बेचते हैं तो बेच दिए, 24 भी बेचे तो 60 का एक टूथपेस्ट जी 1440, 1440। सिस्टम पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, सेल वाली एंट्री हमेशा यही रहनी है। ठीक है, हाँ, ये 1440। लेकिन साथ ही अलार्म बजेगा, अलार्म जब हम जाकर देखेंगे लाल बत्ती जल रही होगी, वहां पर लिखा होगा चीजों का जाना रिकॉर्ड करो, इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है, देखो मसला ही कोई नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट वाली एंट्री कर लेते हैं, और ये एंट्री हमेशा होती है विद कॉस्ट, और कॉस्ट कार्ड से मिल रही है। अच्छा, फाइफो है, एफको है, तो इकट्ठी फिगर मिल गई। अगर फाइफो होता तो क्या मसला था, कोई मसला नहीं था। किधर गया फाइफो, ये यहां पे हम इन दोनों को कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करना है, तीनों को ऐड कर लेते हैं, कोई मसला कोई नहीं है, उसमें भी कॉस्ट निकल आती है, वो फाइफो वाली थी, वहां पे एक फिगर आ रही है। ठीक है ना, ओके, यानी कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री अगर इसमें, तो ये दोनों 140 जमा 96 करके करते, और ये तीनों ऐड करके करते। ठीक है, लेकिन एफको है, इसके अंदर एक ही फिगर इकट्ठी पड़ी हुई है, तो 888 से आपने एंट्री पास की, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अगेन आपने नहीं करनी। तो ये सारी डिस्कशन अभी तक मैंने जो की है, ये सिर्फ इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। अब बाकी सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूं इसकी पोस्टिंग भी कर लेते हैं, इन्वेंट्री, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं, इन्वेंट्री की पोस्टिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं है, बल्कि उसको हमने लेजर में एज आ ब्रॉड डाउन लिख लिया है, लिख लिया जी। उसके बाद पहली एंट्री क्या हो रही है, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कितने क्या क्रेडिटर ऊपर पड़ा जी, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 160 से। ये इन्वेंट्री का लेजर, जरा उधर से जगह खाली की थी, पहले मैंने इन्वेंट्री इधर टॉप पे ही बनाया था, लेकिन फिर जो 2-3 एंट्रियां भूल गया था, वो मैंने वो जगह को नहीं, चलो उसको निकालो इधर ले आओ, ये हुआ असल में। ठीक है ना, इन्वेंट्री इधर बना हुआ है, तो एंट्री बोलो, इन्वेंट्री डेबिट और
क्रेडिटर्स क्रेडिट, पता नहीं यकम फरवरी पर कोई ओपनिंग क्रेडिटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मैंने अभी आगे सवाल नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं है। ठीक हो गया, सही है ना। अब इन्वेंट्री डेबिट, बचपन में ऐसी एंट्री सीखी होंगी आपने, पहले सिर्फ फिगर लिखते होते हैं, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से जी, 160 से। यहां पे आपने लिखा इन्वेंट्री 4 फरवरी, यहां पे आपने लिखा क्रेडिटर्स 4 फरवरी। ठीक है, डन। नेक्स्ट, फिर इन्वेंट्री खरीदी गई। ये इतनी अगर गुस्से में इन्वेंट्री खरीदोगे तो फिर बाकी एंट्रीज कैसे करोगे, 160 तमीज से लिख लेते हैं। चलें जी नेक्स्ट, ये पहली एंट्री हो गई जी 4 फरवरी वाली। 18 फरवरी को क्या हुआ, फिर यही हुआ 340 से एंट्री इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है जी, इन्वेंट्री किस दिन जी, किस दिन, पहले 8 क्यों बोला, 18 फरवरी, और यहां पर क्रेडिटर्स क्रेडिट और 18 फरवरी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 19 फरवरी की एंट्री है, उसमें आप भाई इधर देखो मेरे दोस्त, अब सेल की एंट्री हो रही है। सेल की एंट्री वही पुरानी बचपन वाली सेल की एंट्री, डेटर डेबिट। अब मुझे अगेन पता नहीं है कि यकम फरवरी के पे कोई ओपनिंग डेटर्स हैं, अगर हुए तो वो ब्रॉड डाउन लिख लेंगे। फिलहाल मैंने आगे सवाल नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ एंट्रीज करवा रहा हूं इन्वेंट्री वाली ना, जो कर ली है हमने। ठीक है, तो जी डेटर डेबिट 1440 से और सेल्स क्रेडिट 1440। सेल्स का तो ओपनिंग हो नहीं सकता, क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता। किस दिन जी, ये सेल किस दिन हुई है, ऊपर वाली, सॉरी 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 जी, 480 से डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट। फर्क कोई नहीं था, लेकिन मैं तरतीब भी नहीं छेड़ना चाह रहा, वो बाद में लिख लेते थे जी। किस दिन ये सेल हुई है, 19 फरवरी को उधार पर। यहां पे हम लिखेंगे ये सेल्स की हैं हमने 19 फरवरी को। ठीक हो गया, लेकिन साथ ही दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में सेल के वक्त दो, सेल रिटर्न पे भी 2 एंट्रीज होंगी, लेकिन चलो सेल रिटर्न अभी है नहीं। ठीक है, जब आएगी देख लेंगे। सेल के वक्त देखो ना, आपको सेल की एंट्री आ गई तो सेल रिटर्न की उसी को उलट होती है, उलट हो जाएगी, इसलिए सिखा रहा हूं, जितना वो सीख लो बस। ठीक है, तो सेल के वक्त परपेचुअल सिस्टम में 2 एंट्रीज होती हैं, पहली डेटर डेबिट सेल क्रेडिट विद सेलिंग प्राइस, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इसका भी कोई ओपनिंग नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। यहां पे आपने लिखा कॉस्ट ऑफ सेल, तो यहां पे क्या लिखना है जी, 19 फरवरी, क्या 18 है, और यहां पे आप लिखोगे इन्वेंट्री, जगह जरा कम है, एब्रीविएशन चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद 27 फरवरी आता है 19 के बाद। 27 फरवरी को क्या हुआ, फिर चीजें खरीद ली। परपेचुअल सिस्टम है तो डेबिट इन्वेंट्री को करना है, परचेजेस को नहीं करना, तो एंट्री बनी इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 800 से इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट जी बेटा 27 फरवरी, और ये क्रेडिटर्स 27 फरवरी। ठीक है, समझ आती है ये एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, चीजें खरीद ली। उसके बाद क्या हो रहा है जी, 27 फरवरी को खरीदने के बाद 28 फरवरी को चीजें फिर बिकी हैं, चीजें बिकी हैं, उधार पे बिकी हैं, तो डेटर डेबिट 1440 से सेल्स क्रेडिट 1440। यहां पे डेटर्स, यहां पे 28 फरवरी, यहां पे सेल्स और 28 फरवरी। ठीक हो गया जी, लेकिन साथ ही अलार्म बज गया, चीजें बेचने की एंट्री किया आपने, लेकिन चीजें निकालने की इन्वेंट्री कॉमर्स से एंट्री नहीं की, तो मेगा 1 मिनट कर लेते हैं यार, कोई मसला ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल 888 से डेबिट और इन्वेंट्री का अकाउंट 888 से क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स 28 फरवरी, यहां पे इन्वेंट्री 28 फरवरी। ठीक है जी। उसके बाद 28 फरवरी पर इन्वेंट्री की कोई क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होनी, बल्कि बैलेंसिंग फिगर को हमने एज सीडी लिख लेना। तो बताओ क्या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, निकाल के बताओ। 250 296 यही होना चाहिए अगर स्टॉक में, यही है जी। ठीक है, वहां पे भी यही स्टॉक क्लोजिंग निकला था, इन्वेंट्री अकाउंट में भी वही आ रहा है। तो ये मैंने आपके साथ जो एंट्रीज डिस्कस की थी, ये एंट्रीज आपके सामने पोस्ट भी हो गई, इन्वेंट्री का लेजर वजूद में आया और ये बता रहा है कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। अब जाके गिनती कर लोगे। ठीक है, ये तो था जी परपेचुअल सिस्टम। अब बाकी का सवाल भी पूरा करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें भी इंट्रो वाली ही हैं। तस्वीरें एक ही बार खींच लेना, यहां तक तो मैंने तस्वीरें खिंचवा दी हुई हैं आपको यहां तक। ठीक है ना, तो इधर मैं ऐसे कर लूंगा ना, आपको पहले एंट्रीज दिखा दूंगा और ये थोड़े से लेजर जितना आ गया अच्छी तस्वीर में। ठीक है ना, या उसे भी बढ़ा सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जी बच्चों,
अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहानी शुरू होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 3 अदर एक्सपेंसेस हैं। ये भी वो कह रहा था कि एक्सपेंसेस जो हैं वो पे हुए हैं कैश में, ये लिखा हुआ है एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश, ठीक है ना, एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश। तो इसकी मैं कंबाइन एंट्री कर रहा हूं। कंबाइन एंट्री करनी आती है आपको, एक्सपेंसेस को अलग अलग डेबिट करके कैश को एक ही बार क्रेडिट कर दूंगा, इजाजत है? चलो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, एंट एक्सपेंस डेबिट, यूटिल एक्सपेंस डेबिट, रेप एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। हाँ जी बताएं, किन्ने किन्ने एक्सपेंस थे? 50, 80 और 70। तो 50, 80, 70 टोटल 200। अब ये एंट्रीज भी पोस्ट करा दो फिर। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 50 से डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस 80 से डेबिट और रिपेयर एक्सपेंस 70 से डेबिट। और कैश अकाउंट के अंदर 200 नहीं, अलग अलग ही करो, डबल एंट्री नजर आ जाए। चलो 50, 80 ते 70 इकट्ठे ही कर दो, जगह कम है, ठीक है। एंटरटेनमेंट एंड यूटिलिटी एंड रिपेयर, ये तीनों मैं इकट्ठे दिख रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, 200। ओके, तो 200 रुपए से आपने ये एंट्री पास कर ली। कोई डेट नहीं गिवन भाई मुझे, तो मैं ईयर एंड की डेट भी डाल सकता हूं, डेट ना भी डालूं तो काम चलेगा। मैं यहां पर 28 फरवरी लिख देता हूं, डेट ना गिवन, तो यूं समझ मंथ एंड पे एक बार ये एंट्री भी हमने कर ली। ठीक हो गया? समझ आती है? ये कोई मसला तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 2, ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट, पहले पढ़ लिया था। पेमेंट रिसीव्ड, ये क्रेडिटर से रिसीव होगी ना, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, ये डेटर से रिसीव होगी, यानी इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 1520। तो ये एंट्री भी करवा दो, आपको ये एंट्री भी हमने नहीं की, तो वो डेट वही 28 फरवरी चल रही है। तो कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट 1520 से, ठीक है जी। अब कैश के लेजर का पता नहीं, हमें पता नहीं है कि ओपनिंग शायद गिवन हो, अभी तक नहीं पता नजर आया मुझे, ठीक है, आ गया तो लिख लेंगे, नहीं तो कर देंगे। लेकिन ये एंट्री तो पोस्ट करें, कैश का डेबिट 1520 से और डेटर्स का अकाउंट हुआ क्रेडिट 1520। यहां पे हमने लिख दिया कैश, यहां पे लिख दिया डर्ज, ठीक है। डेबिटर कितने बजे से शुरू में डेबिटर पढ़ा था? पहली बार इंट्रो में डेबिटर पढ़ते थे, थोड़े से, बाकी सारे पढ़े लिखे थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ₹1200, इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी? 1200 से क्रेडिटर्स डेबिट और 1200 से कैश क्रेडिट, कर्ज और कैश। ठीक हो गया? तो मसला, ओ एंट्री नहीं की, क्रेडिटर्स डेबिट, ये हमने इजाफी एक एडिशनल एक रिक्वायरमेंट डाली है ना अपने ऊपर, सारी एंट्री करनी है। तो क्रेडिटर्स डेबिट कैश क्रेडिट 1200 से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ओपनिंग कैश है, ओपनिंग कैश वॉज 100, जगह तुम्हारे लिए तो छोड़ी हुई थी, कितना है जी? 100, तो इधर लिख देंगे 100 लाख, जगह इसी के लिए छोड़ी हुई थी। एंड ओपनिंग कैपिटल वॉज 240, इसको ले जाएंगे ट्रायल में और वहां से ले जाएंगे बैलेंस शीट में। वैसे तो मैंने आपको कैपिटल का अकाउंट बनाना भी सिखा दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन जब स्टार्ट की थी, कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये जो अगला टॉपिक सेल्फ इक्विटी हमने मंडे को शुरू कर लेना इंशाल्लाह, उसमें भी हम कैपिटल का अकाउंट ही बनाएंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में बन जाएगा पर होगा अकाउंट। फिर IAS 8 में भी वो अकाउंट ही बन रहा होगा, फिर कैश फ्लो में भी वो अकाउंट ही बन रहा होगा। आगे बनाना कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन क्योंकि मैं आपको इंट्रो की रिवीजन करा रहा हूं ना, तो जैसे ही आपने इंट्रो में बैलेंस शीट बनाई थी ना, मैं वही बैलेंस शीट बना रहा हूं जो आप बैलेंस शीट के अंदर लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, तो मैं वही वाली बना रहा हूं। इसलिए ओपनिंग कैपिटल लेजर में ओपन करके BD मत लिखो, ओपनिंग कैपिटल को ट्रायल में भी ओपनिंग नजर आता था, याद होगा, ठीक है, और वहीं से उठाकर आप लिखते तो उसको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल वाले सेक्शन में, ठीक है ना। ओके, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकलता था लेस ड्राइंग्स। कुछ यादें ताजा हो रही हैं, फायदा हुआ या आज फजूल क्लास थी? अब भी कहां भी तो और फायदा होगा आपको। तो ये कैपिटल भूल न जाना, जब ट्रायल की बारी आया तो मुझे लिखवा देना, ठीक है। तो सवाल खत्म हो गया बादशाह, सवाल खत्म हो गया। लो भाई सारे लेजर्स को करो क्लोज, लेकिन अब ट्रायल की बारी आ गई ना, पहले वो लिख लें जो भूल जाता है हमें। ओपनिंग कैपिटल कितना लिखा हुआ था सवाल में? 240, डेबिट साइड पे लिखूंगा ना? अच्छा सॉरी, भूल गया मैं भूल गया। अच्छा जी, अब दो अकाउंट्स, पहले एक बैलेंस वही पड़ा है, कौन सा? इन्वेंट्री का हमने बैलेंस कर ही डाला था, पहले इसका क्लोजिंग ले आओ।
ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा ना ट्रायल में, ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रायल में ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं मैं, स्टॉक ओपनिंग आता था ट्रायल में हमेशा आपके बचपन में, तो ओपनिंग आएगा ना, आता था, परपेचुअल सिस्टम में नहीं आएगा। परपेचुअल सिस्टम की निशानी ही यही है कि ट्रायल में आपको क्लोजिंग स्टॉक नजर आएगा, ठीक है, ट्रायल में स्टॉक कौन सा नजर आएगा, क्लोजिंग, और साथ एक और निशानी भी होगी कि इसी ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नजर आएगा। देखो कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर वजूद में आ गया इन्वेंट्री का, ये तो ऊपर नीचे से असल में यहां पे उठा कर आपको सही नजर आता है कि इन्वेंट्री का लेजर बनने का जो नतीजा एक और निकला, साथ ही एक बाय प्रोडक्ट भी साथ बन गई, कॉस्ट ऑफ सेल, वो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कितना, 1122, ठीक है, 1144। अब मुझे लगा शायद ये वाली फिगर जैसी हो गई है, मेरे यार ये भी कोई रूल है, आपका क्या है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का ट्रायल में नजर आना, ये भी एक एबनॉर्मेलिटी थी जो जब तक इंट्रो में आपने परपेचुअल सिस्टम नहीं पढ़ लिया था, ट्रायल आपको ऐसे नजर नहीं आते थे। आपको तो ट्रायल वो नजर आते थे, पहले लिखवा दो मुझे, ओपनिंग स्टॉक कितने और क्लोजिंग स्टॉक कितने, 296 और 1144। देखें जी, जो आपका बचपन वाला ट्रायल होता था ना, उसमें स्टॉक ओपनिंग आता था और इस ट्रायल में परचेजेज आती थी और क्लोजिंग स्टॉक होता था अदर इंफॉर्मेशन। लेकिन परपेचुअल सिस्टम वाले बिजनेस के ट्रायल की निशानी ही यही है कि इसके ट्रायल में नजर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल और इसके ट्रायल में नजर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और इसके ट्रायल के एंड पर क्लोजिंग स्टॉक की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। हां, यह हो सकता है कि कोई क्लोजिंग स्टॉक में गलती हो गई है, जैसे फिक्स एसेट में गलती हो जाती है, हम कहते हैं अनएडजस्टेड है, कैश बुक में गलती होगी अनएडजस्टेड है, प्रोविजन गलती होगी अनएडजस्टेड है, ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक में कोई गलती हो सकती है तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग ही होगा, पर होगा क्लोजिंग। अदर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती तो बता सकता है क्लोजिंग स्टॉक की, लेकिन वो बचपन वाला ट्रायल नहीं है जिस ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक होता था, परचेजेस होती थी और क्लोजिंग स्टॉक अदर इन्फॉर्मेशन में पड़ा होता था। फिर आप क्या करते थे, आप कॉस्ट ऑफ सेल मैनुअली डब्बा बना के निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई और वो क्लोजिंग स्टॉक यहां से निकाला और बैलेंस शीट में लिखा। वो काम यहां पे नहीं होता, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है, परचेज खुद ही नहीं है, पूरे ट्रायल में ढूंढने से मिलेगी ही नहीं, और इन्वेंट्री का लेजर नजर आएगा क्लोजिंग, ठीक है, सही है। ये बात ना एनपीओ के टॉपिक में जाके फिर मैंने रूल के तौर पे लिखवानी है, फिर वहां पे ना खपना, ये भी बता दिया इसीलिए, ठीक है, कि पीरियोडिक सिस्टम में ट्रायल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री का क्लोजिंग आएगा, और परपेचुअल, और पीरियोडिक सिस्टम जो होगा उसमें ट्रायल में परचेजेज होंगी और ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। चलो जी, अब बाकी तो नॉर्मल है। सेल्स का लेजर अब तरतीब से चलते जाओ, क्लोजिंग 19-20 का फर्क है जी, बस 19-20 भाई, ये 19-20 मेरे दोस्त, ये सेल्स निकली है, ये सेल्स यहां से निकल के जाएगी ट्रायल में, वहां से निकल के जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ऊपर टॉप पे। आप ये रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहे थे उस वक्त, अब करना है ना, ठीक है। तो 1920 तो सेल्स 19-20 क्रेडिट साइड पर, 19 भी है। डेटर का ओपनिंग पूरा सवाल पढ़ लिया तो अब खुद से नहीं गले में कोई मुसीबत डाल लेनी, ओपनिंग अज्यूम करने नहीं बैठ जाना, कोई नहीं है, ओपनिंग नहीं है, बस नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग बताएं, 400 या आपका 420, 400, ठीक है, सादा वाला 400। तो डेटर का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होता है 400। आगे बढ़े, और क्रेडिटर का लेजर, अब इसको भी कोई कहीं से नहीं मिला, इसका भी कोई सर पैर, तो ओपनिंग 0 ज्यूम करो, अब सिंपल, ठीक है। क्लोजिंग बताओ, सो नहीं जाग, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन सो रहा है, जाग जाए सारे, इसको जगा दो, अच्छा जी। तो सो नहीं जाग, क्रेडिटर्स 100, ठीक है। ये घर की लड़ाई है, घर में ही क्या करो, चिप्स के पैसे पैकेट वापस कर, चुप कर जा। आगे फिर 100, कैश का क्लोजिंग 220, ये 220 है, अगर नजर नहीं आ रहा तो अब गुजारा हो जाए शायद। तो कैश इज एन एसेट, डेबिट बैलेंस है इसका 220 रुपए डेबिट आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं हम, ये एक्सपेंसेस भी क्लोजिंग आएंगे, क्लोजिंग तो आते हैं, यहां से जाएंगे ट्रायल में, वहां से जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां पे इंतकाल कर जाएंगे, और वजूद में आएगा कुर्बानी से प्रॉफिट, वो प्रॉफिट भी वहां से निकलेगा और कैपिटल में जाके प्रॉफिट या लॉस, वो एड या लेस हो जाएगा, वो भी इंतकाल कर जाएगा, इसीलिए फिर ओपनिंग नहीं बनेगा, क्लोजिंग होता है। यहां क्लोजिंग लिखो तो मतलब ट्रायल में जाने, यहां क्लोजिंग ना लिखो, इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख लो, प्रॉफिट लॉस लिखो, वहां से सीधा प्रॉफिट लॉस में भी जा सकता है, कुछ लोग ऐसे पढ़ के आते हैं इंट्रो में, ठीक है। तो सभी तरीके सही है जी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, यूटिल एक्सपेंस, रैप एक्सपेंस, कितने कितने जी, 50, 80 और 70, 50,
80 तुसी जी। अल्लाह का नाम लें और कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। डेबिट का टोटल करें 2260 और 2260, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई बात नहीं है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो ये परपेचुअल सिस्टम, पूरा परपेचुअल सिस्टम आपके सामने है इस वक्त, ये ठीक है। अच्छा भाई फर्क आता तो कोई गलती होती। अच्छा जी, अब ये मैंने ना, मैं तस्वीरें बनवाता हूँ, सब्र कर दें, पहले ना तस्वीरों में पीछे पड़ जाते हैं, समझे ना। तो अलग अलग तस्वीरें छिकवा दूंगा जी। सुने, रिक्वायरमेंट 1 थी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालो, कार्ड बनाया। रिक्वायरमेंट 2 थी, ये तो एमए है ना, ये तो रिक्वायरमेंट एमए है। रिक्वायरमेंट 2 थी लेजर्स बनाए, बना डाले। रिक्वायरमेंट 3 थी ट्रायल बनाए, बना डाला। रिक्वायरमेंट 4 है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ, बना देते हैं जी, मिनट लगेगा। तो 3 से ही चलते हैं ट्रायल की, मैं तो कहता हूँ। नहीं चलो, छोटे बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स आती हैं, सेल्स नजर आ रही हैं आपको 1920, ये ठीक है जी। तो 1920 सेल्स लेस। अब देखो, आप एक काम किया करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल लिखते थे, ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, और फिर वो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हमें कॉस्ट ऑफ सेल प्लेट में उन्होंने डालकर दे दी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल की ही फिगर निकल आई है, वो डायरेक्ट यहां पर आकर माइनस करें। कितनी ही सहूलत है इस सिस्टम की, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस कॉस्ट ऑफ सेल करें तो यही निकलता है। ये कार्ड में आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन वो काम हो गया। ओपनिंग 140, परचेज का टोटल करें, लेस करें कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल, क्लोजिंग यही आएगा। ऐसे ही निकला हुआ है, छोड़ें, लेकिन आप ऐसी क्यों बातें सोचते हैं, छोड़ें जी। जीपी 776। उसके बाद कुछ मजीद एक्सपेंसेस हैं, एंट, यूटिल, रेप, ये एक्सपेंसेस हैं, इनको लेस करना है अदर एक्सपेंसेस को। अब बट टोटल ही कर देते हैं 50, आपने अलग अलग करने हैं। अच्छा 80 और 70 क्योंकि अलग अलग मौजूद है जी। कितना 200 पूरा, माइनस करें 576 आ गया नेट प्रॉफिट, जो यहां से निकल कर चला जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एंड लायबिलिटीज का पोर्शन होता है, जिसमें पहली हेडिंग मैं दे देता हूं कैपिटल की। कैपिटल एंड लायबिलिटीज वाली हेडिंग स्किप कर गया मैं, जगह तंग है ना। इसमें आप किया करते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स हैं कोई नहीं, आप करते थे, फिर मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल सवाल से उठाया 240, यहां पे लाकर लिखा, इधर को मैंने करीब कर दिया ताकि तस्वीर और बेहतर आ सके, अगर कोई एक तस्वीर लेना चाहे। नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से निकला और यहां पर ऐड हो गया, लॉस होता तो माइनस हो जाता 576। और फिर ड्राइंग्स है नहीं, तो फिर डिब्बा बनाते थे आप और क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे। कितना 816, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज में खैर से सिर्फ एक क्रेडिटर ही आ रहा है 100 रुपए का, ठीक है जी। ये 100 आ गया, और इस साइड का टोटल 816 जमा 100, मैं भी कुछ कर देता हूं कभी, 916 मैं बता देता हूं। ये टोटल आज मुश्किल है काफी वैसे तो। एसेट्स में गए, सुभान अल्लाह, क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, डेटर्स इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट, ब्रावो इज एन चैंपियन जी। तो वर्ल्ड कप याद आ गया, वैसे खीर ही की थी उन्होंने। तो क्लोजिंग स्टॉक, वैसे तो सिर्फ स्टॉक लिखा हो तो क्लोजिंग ही होता है, बहरहाल क्लोजिंग स्टॉक 296, फिर डेबिटर्स 400 और कैश 220, और इसका टोटल है 916, ठीक है जी। लेंस अगर किसी का कैमरा ऐसा हो कि वो एक तस्वीर में ये लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं अलग अलग भी तस्वीरें खींचवा देता हूं। तो थका दिया इन्वेंट्री की रिवीजन में आज, मैं सारा रिवाइज भी करता हूं एक दफा, तो तस्वीरें खींच। यहां से बन जाती है तस्वीर। अच्छा जी, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे
नहीं, ये चाहेंगे चाहेंगे जिसमें एक रिपेयर का लेजर थोड़ा सा गायब हो रहा है, कोई नहीं, माफ कर दो उसको, ये थोड़ा बेहतर हो गया। रिपेयर का लेजर थोड़ा सा गायब हो रहा है। और उसके बाद इसको देख लेंगे। तो मैंने किया था ना, जो भी करना था कर लेते उस वक्त। अच्छा सबर था। एसी का टेम्परेचर ज्यादा कराना है, इसको ना ऊपर करवा दें यार, ये बच्चों को सीधा ही लगा हुआ है। अच्छा जी, अब जरा क्विक रिवीजन करते हैं यार, ये वाली तुझे मुझे खींचनी सिखाना, कभी मुझे नहीं आता। अच्छा हाँ जी, अच्छा जी, परपेचुअल सिस्टम की निशानी इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री अकाउंट बनता है, ठीक है, और चीजों का आना और जाना दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। कॉस्ट निकालनी है तो डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगली निशानी जो बड़ी है ट्रायल में नजर आएगी कि परचेज का काउंट वजूद में है ही नहीं, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नजर आ रहे हैं। अदर इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बता रही, अगर कुछ बताएगी भी तो वो ये बात होगी कि क्लोजिंग स्टॉक में गलती हो गई। यार ये बंद ही कर दो, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उसका तरीका वैसे ही सिखाया, उसको बढ़ा लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, वो करेक्शन इस तरह से हो सकती है, गलती हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, यहां पर भी आसानी होगी। मैं आपको ये बताऊं कि हमने ये वाला इन्वेंट्री अकाउंट ही अगले टॉपिक्स में यूज करना है, ठीक है। चाहे मैं IS 8 में इसको यूज करूंगा, तकरीबन हर सवाल के अंदर कैश फ्लो में वो पड़ा हुआ है, ठीक है। एनपीओ के हर सवाल के अंदर ये बनेगा जो हमने सवाल करने हैं। इन्वेंट्री का लेजर बनाया करूंगा, मैं आपको वहां पर याद भी कराऊंगा। ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग, ये 4 चीजें उसमें आया करेंगी। तो हमने तो यही लेजर बनाना है। रिवीजन के फायदे बहुत हैं, आज की क्लास बड़ी अहम थी। अब इस पूरे सिनेरियो में से कुछ सवाल है किसी का, तो वो पूछ, तो सवाल जी। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, किस चीज की डिस्पोजल? सेलिंग कॉस्ट ना बेटा जीपी के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ रही होती है। नहीं, हम नहीं करते यहां पर। प्योर कॉस्ट जीपी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां पर चीजों की सेल और यहां पर उन चीजों को खरीदने की कॉस्ट, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस इधर पड़े, वरना तो फिर आपके प्रॉफिट लॉस की शक्ल ही ऐसी ना हो, फिर तो हर चीज ही सेल के लिए है, फिर तो एडमिन सैलरीज भी इसी सेल के लिए है, फिर तो फाइनेंस कॉस्ट में लोन जो लेकर फाइनेंस कॉस्ट पे किसी बिजनेस के लिए ऐसी सेल के लिए है, फिर तो बस सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ही बन जाए, ठीक है। और कोई सवाल? चलें आगे। अच्छा जी, अब कुछ समझ आया? डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनेगा, इन्वेंट्री का अकाउंट बनेगा, आना जाना रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारी कहानी, ठीक है जी। अब अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें ना एक बात बता रहा हूं आपको, अब आपने किसी को ये बतानी नहीं है प्लीज। इस सिस्टम में उमर यूज कर रहा था परपेचुअल सिस्टम, इसमें शुजात यूज कर रहा है पीरियोडिक सिस्टम। ये बात आप बेशक जिसको मर्जी बता दें, मैं इसकी नहीं कर रहा था बात। असल बात पता है क्या है, जो आपने किसी को नहीं बतानी, सुनो और सुन लो, चुप कर जाओ, सारा मूड ऑफ कर देते हो, बस सुन लो फिर ऐसे ही। अच्छा चलो फिर मैं एक बार कोशिश करता हूं। जो बात मैं बताने लगा हूं ये किसी को बतानी नहीं है। वो बात ये है कि ये एक ही सवाल है, क्वेश्चन 1 और 2 दरअसल सेम सवाल है, सिर्फ डाटा का तरतीब चेंज की और सवाल हल करने का तरीका बदल गया है। इंपॉर्टेंट बात, इसलिए एक सवाल इसी तरह से दोनों ये वाले रखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर ओपनिंग स्टॉक में 5 यूनिट थे, परचेज 5, 10, 20 हुए, ओपनिंग स्टॉक 5 यूनिट्स हैं, 5, 10, 20 हुए, कॉस्ट भी सेम है यहां तक, लेकिन आगे देखो तो सेल्स का डेट वाइज रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। यानी अगर सेल का डेट वाइज रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा तो परपेचुअल सिस्टम वाला डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड फिर नहीं बन सकता। परपेचुअल सिस्टम हम यूज ही नहीं कर सकते। यानी परपेचुअल सिस्टम को यूज करने के लिए सेल्स का डे वाइज रिकॉर्ड अवेलेबल होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो ये कार्ड नहीं बन सकता, ठीक है। चीजों का जाना हर सेल के ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि सेल की डेट का ही पता नहीं चल रहा। सवाल की हद तक कह रहा हूं, प्रैक्टिकली तो चीजें अवेलेबल होती हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आपने कौन सा सिस्टम लगाना है। तो
ये जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉर्मली पीरियोडिक, बड़ी भी अक्सर कर लेती हैं, लेकिन परपेचुअल सिस्टम आपको अब तो यूज होता अक्सर नजर आता है। आप बड़े बड़े स्टोर्स पर जाएं तो वहां पे जब आप चीजें खरीद कर लाते हैं ढेर सारी वो टोकरे में रख के, तो वो जब वहां पर उनके काउंटर पे रखते हैं तो उनके पास एक स्कैनर होता है जिसके साथ वो टीट 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 करते हैं। वो जो टीट होता है ना, बेसिकली वो इन्वेंट्री का जाना रिकॉर्ड हो रहा होता है। वो जब जैसे ही टीट होता है ना, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होता है। ये इन्वेंट्री का जाना रिकॉर्ड परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं वो टीट टीट वाले, ठीक है ना। तो यहां पर शुजात के पास वैसा सिस्टम नहीं है। अब रिक्वायरमेंट है, बाकी सवाल सेम है, कोई शायद ये थोड़ी तरतीब बदल गई हो तो बदल गई हो। ये को मेरे ख्याल में ऊपर के 50-80 वो भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है। एंटरटेनमेंट यूटिलिटी, हाँ सब बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ यहां पर थोड़ा डाटा बदला और बिजनेस का नाम बदल दिया, ठीक है। अब क्या कुछ बदल जाएगा इस एक से कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसकी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे इन्वेंट्री कार्ड नहीं बनेगा, शॉर्टकट है। शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट है? ये वही शॉर्टकट है जो मैंने पड़ोले वाला आपको बताया था। किधर का मेरा पड़ोला? पड़ोले ओ पड़ोले ओ पड़ोले। ये क्लोजिंग स्टॉक की हमने क्वांटिटी निकालनी, क्योंकि मैंने आपको बताया पीरियोडिक सिस्टम में हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है फिजिकल काउंट से। तो पड़ोले में से गंदम निकाल के वेट कर लेंगे, ठीक है। या अगर आपकी गुड्स पड़ी हैं तो आप उनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 10 20 इतने यूनिट्स पड़े हैं, ठीक है। तो वेट करेंगे या काउंट करेंगे, फिजिकली काउंट करके क्वांटिटी निकालेंगे। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? पीरियोडिक सिस्टम में क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। उस क्वांटिटी को निकालने के बाद आप FIFO या एफको कोई एक अजम्पशन लेंगे और रेट वो वाला लगाकर आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालेंगे। तो यही वो शॉर्टकट था जो मैंने पहले दिन ही सिखा दिया। इस सवाल पे अप्लाई करते हैं। मैंने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है पीरियोडिक सिस्टम में। क्वेश्चन 2 है, क्या रिक्वायरमेंट है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग। FIFO में भी निकालते हैं, अभी एफको में भी निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या है? हमें क्वांटिटी चाहिए फिजिकल काउंट वाली, ठीक है। क्वांटिटी हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी मिल जाए, FIFO वाली अजम्पशन, एफको वाली अजम्पशन लेके हम निकालेंगे, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगी। वो डिटेल्ड कार्ड में आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं। ओपनिंग 5 यूनिट से परचेज किए 5 10 20, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक में 8 यूनिट्स पड़े हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हैं? सवाल ने कैलकुलेट करके मैं बताया। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है? 8। अब पहली अजम्पशन हमने ली FIFO क्या कहता है जी? फर्स्ट इन तो फर्स्ट आउट, यानी ये जो 8 यूनिट्स पड़े होंगे ये मोस्ट रिसेंट वालों में से पड़े होंगे। अब हम आए, सवाल को देखा, सवाल ने हमें देखा, हमने सवाल को देखा, और 8 यूनिट्स हैं, तो मतलब आखिरी ये 5 भी बिक गए होंगे। अच्छा, सेल कितनी है? सेल कितने यूनिट्स हुए ये नहीं बताया उसने। देखो 5 पड़े थे और ये 35 खरीदे, 5 पड़े थे 35 खरीदे, तो टोटल 40 अवेलेबल फॉर सेल थे। अभी भी 8 पड़े हैं। एक छोटी सी वर्किंग सिखाता हूं अभी, नहीं तो फिर कभी इस्तेमाल हो जाएगी। क्वांटिटेटिव रेकंसिलिएशन, क्वांटिटी के अंदर ये रेकंसिलिएशन बना लिया करो। क्या? ओपनिंग हमारे पास पड़े थे 5 यूनिट, परचेज किए 35, तो अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं? 40। अब 2 चीजें बता सकता है यहां पे। आपको क्लोजिंग स्टॉक बता दे तो आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हो, सेल निकाल सकते हो, सेल कितने यूनिट्स हुए। और अगर सेल बता दे तो उससे क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी बात है, 40 अवेलेबल हैं, वो यूं कह दे 32 बिक गए, तो आपको इसका मतलब 8 पड़े हैं। या वो यूं कह दे 40 अवेलेबल हैं और 8 स्टॉक में, 40 अवेलेबल फॉर सेल थे, 8 अभी भी पड़े हैं, तो आपको इसका मतलब 32 बिक गए। दोनों बातों से कोई एक बता सकता है, तो दूसरी हम बैलेंस की निकाल लेंगे, ठीक है। तो सवाल में क्या बताया कि क्लोजिंग स्टॉक अभी भी पड़ा है 8, तो हम मतलब 32 क्या है? ओल्ड, ठीक है। सेल्स 32 क्या है? सेल्स। तो 32 यूनिट सेल हुए हैं। तो अगर 32 यूनिट सेल हुए हैं तो मतलब A5 भी गए, A5 भी गए, A10 भी गए, और इस 20 में से भी काफी सारे गए। तो ये जो क्लोजिंग में 8 यूनिट पड़े हैं ये इन्हीं 20 में से होंगे। ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर पड़े होते लेट से क्लोजिंग में 25 यूनिट्स, तो आप क्या कहते हैं? ये 20 भी पड़े हैं और 5 इनमें से भी पड़े हैं, ठीक है। तो FIFO में फिर दोनों को ध्यान करना पड़ता है। खैर यहां पे तो क्या है, 8 यूनिट्स जो बचे पड़े हैं वो इन 20 में से हैं जिनका रेट कितना था? 40। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, सिंपल सी बात है। पर यूनिट कॉस्ट ले लोगे आप 40 और 320। ये वो डिटेल्ड से भी यही निकला था आंसर। कहो तो दिखा दूं, ये देखो इतना कुछ करके भी ये निकला था। वही 8 यूनिट 40 पे रखे थे ना हमने, ठीक है। तो खैर ये FIFO के अंदर तो सेम आ जाता है, एफको में सेम नहीं आता।
एवको के अंदर तो वहां पर, वहां नहीं, यहाँ पर हम हर स्टेप के ऊपर एवरेज निकाल रहे होते हैं ना, जबकि जब हम पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे होंगे तो हमें सारे साल का एक ही एवरेज निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, चले छोड़े, हमने क्या करना है पीरियोडिक सिस्टम में, शार्ट कट। क्या करना है जी? शॉर्टकट नहीं, शार्ट कट। ठीक है, शार्ट कट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और वो हमने निकाल दिया। स्टेप 1 क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी चाहिए। स्टेप 2 FIFO या FCO, FIFO तो उसमें जाकर देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गए, ये क्लोजिंग से रिसेंट में से पड़ा होगा, रिसेंट वाला रेट उठाओ, लगाओ, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई। जब FCO पे जाओगे तो यूनिट्स तो वही रहेंगे, लेकिन ये रेट अब 40 नहीं लग सकता, आपको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। अब एवरेज रेट निकालने के लिए मैंने आपको कहा था, अब सारे साल का एवरेज निकालना है, तो ये ना करना 28 जमा 32 जमा 34 जमा 40/4, ये सिंपल एवरेज है बच्चों। ठीक है, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड, ताकि जिस रेट वाले यूनिट ज्यादा हो उसकी तरफ रेट ज्यादा खींचे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, आपके पास आपने ना 100 रुपए के टोटल स्टॉक खरीदा है, और हर ये टोटल कॉस्ट मैं बताई, ठीक है ना, क्या है ये, मैंने आपको कहा जी आपकी ना टोटल कॉस्ट 100 रुपए बनी। आपने कहा अच्छा, आपने कहा जी हमने यूनिट्स कितने खरीदे हैं, मैंने कहा बच्चों आपने ना टोटल 20 यूनिट्स खरीदे हैं, तो फिर आप क्या कहोगे, इसका मतलब मुझे एक यूनिट कितने में पड़ा, 5 रुपए में। ठीक है ना, तो ये सिर्फ एक के लिए नहीं, सबके लिए करना है, यानी हमने टोटल कॉस्ट ओवर टोटल यूनिट्स करने हैं। अब टोटल कॉस्ट सिर्फ ओपनिंग वाली नहीं है, परचेज वाली सारे के सारे ही हैं, तो ये वाली टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स वाली हमने अब जो है ना वो वर्किंग करनी है। कैसे? सबसे पहले ओपनिंग पड़े थे 5 ओपनिंग में पड़े थे, इंटू 28 टोटल कॉस्ट आ गई, बोलो, डिवाइडेड बाय इनके यूनिट्स। ठीक है, लेकिन एवरेज निकालना है, बाकियों को भी लेकर आओ। सिंपल एवरेज नहीं करना था, सिंपल एवरेज क्या था, 28 जमा 32 जमा 34 जमा 40/4, नहीं, वेटेड एवरेज, तो वेट्स को भी कंसिडर करना है, तो यानी टोटल कॉस्ट निकालेंगे और टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 5 हमने और खरीदे 32 वाले, तो प्लस 5 इंटू 32 आ गई, 32 चली गई, 32 आ गई, 32 चली गई, अच्छा 5 इंटू 32 और ये 5 डिवाइड कर दिया। फिर जी 10 खरीद लाए थे 34 के, 340 बना था, इनके यूनिट से डिवाइड कर दो। फिर 20 लाए थे 40 वाले, 800 के जो बने थे, डिवाइडेड बाय 20। ठीक है जी, तो उसके बाद अब रेट एवरेज आउट हो जाएगा। एवरेज रेट कितना आया, ₹36 पर यूनिट, तो वहां पर शायद ₹37 पर यूनिट निकला था जब हमने कल एवको से वो बनाया था ना। असल में ये एवरेज रेट चेंज हो गया ना, यहां पे हमने पूरे साल का एवरेज एक ही बार निकाला है, जबकि ये जब कॉस्ट कार्ड बना रहे थे तो हर परचेज की मूवमेंट जब होती थी हम नया रेट कैलकुलेट करते थे, इसलिए एवरेज के अंदर आकर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बदल जाएगी। यहां पर आखिर में एवरेज लगा था 37, अभी हमने जो सारे साल का एवरेज आउट किया तो वो 36 बना है। ठीक है ना, चलो जी, ये क्या है जी, एवरेज कॉस्ट रेट, यानी वेटेड एवरेज होता है ये दरअसल। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया 36 को आपने मल्टीप्लाई किया 8 से तो 288 आ गया। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है जी, पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, FIFO में भी और एवको में भी। ये मैं कह रहा था कि अगर परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है तो ये इंट्रो वाली रीजन अब जान ही नहीं छोड़ रही है ना, बोर हो रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम पूरे एक हफ्ते से बोर हो रहे हो, तुम्हें करेक्शन ऑफ एरर। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जी इन्वेंट्री की पूरी। अब आगे जितने भी टॉपिक्स है उनमें इसने चलना है, तो वहां पे फिर मैंने लिफ्ट नहीं करानी है आपको, ये सारी लिफ्ट मैंने इकट्ठी करा दी। ठीक है, रोज रोज के रोने से एक बार ही बंदा थोड़ी कोशिश कर ले हैं जी। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक परपेचुअल सिस्टम से निकालना हो तो डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड, पीरियोडिक सिस्टम निकालना हो तो शॉर्ट। ठीक है, स्टेप 2 मतलब अगला काम जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, अब भी 10 मिनट पड़े हैं। जर्नल एंट्री इज, ओ भाई ना इज नहीं, जर्नल एंट्री इज, जर्नल एंट्री है, इज है पीरियोडिक सिस्टम में। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री इज है, इज है, लेकिन टाइम बचा तो मैं देखूंगा इसको, फिलहाल इसके अलावा इसकी आपने जगह आपने छोड़ देनी है। ठीक है, एंट्रीज जब करनी है तो। अब पीरियोडिक सिस्टम है, उसने तो कहा है फिर वही लेडजर बनाओ, लेकिन हम तो साथ में ये जैसे यहां लिखा था ऑल्सो पास जेईज, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी, ऊपर यार ये ऐसे नहीं लिखा था, ठहरो, आपको एक ही एंट्री पास करनी जी, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अब कोई कार्ड कूड कोई नहीं है, ठीक है, अब हमें सवाल से ही डाटा उठाना पड़ेगा। तो यह सवाल है जी हमारा, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है इज, बट आई एम नॉट टेलिंग यू एट द मोमेंट, टाइम बचा तो दूसरी क्लास को नहीं बता सके, टाइम मुक गया था। ठीक है, मुझे लगता है यहां पे भी मुक जाएगा, लेकिन बच गया तो थोड़ी सी आपको बात कर दूंगा। ठीक है, आपने बाहर फिर पूरा करना है सवाल को।
ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है, इसलिए अभी करवा नहीं रहा, ओपनिंग की भी होती है, क्लोजिंग की भी होती है, परपेचुअल में नहीं होती क्योंकि वहां लेजर बनता है, तो उस लेजर का ओपनिंग बीडीसीडी लिख लेते हैं, लेकिन पीरियोडिक में इन्वेंट्री का लेजर नहीं है, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना पड़ती है। ओके, परचेजेस 5 यूनिट्स खरीदे 32 रुपए के हिसाब से, तो यहां से आपको खुद फिगर निकालनी पड़ेगी। ये दोनों कट्ठे सवाल थोड़ी निकाल यार मैं उधरों देखना, ऐसे थोड़ी होगा, ये सवाल होगा या वो सवाल होगा, ठीक है ना। तो या कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो कार्ड नहीं बना हुआ ना इस वक्त, अज्यूम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 अलग अलग है, ठीक है, 1 और 2। तो आपने स्टॉक परचेज किया है 32 रुपए के 5 यूनिट्स, तो 5 × 32 करके बताओ कितनी परचेज एंट्री करोगे। इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री आई नहीं आना, यहां पे पी आना है, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स वही है, ये सवाल बाकी सब वही लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है, सब कुछ बाकी वैसा ही है, ठीक है ना। तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, आया फर्क। ये देखो यहां इन्वेंट्री जब गुड्स खरीदी थी तो चीजें परचेज के मौके पर एंट्री क्या की थी 160 से, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस डेबिट क्रेडिट, ठीक हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट 10 यूनिट्स खरीद लाए 34 रुपए के हिसाब से, तो 340 रुपए की परचेज की और एंट्री पास की हमने परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, कितना सी मुंह डिंगा करते करते भूल गए हम फिगर क्या थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, देयर इज नो सेल, भाई देयर इज नो सेल डाटा, कि आप कहो बीच में 19 को सेल हुई है, कोई सेल नहीं है, इसलिए तो डिटेल इन्वेंट्री कार्ड नहीं बना है। अब सेल की एंट्री एक ही बार एंड पे करेंगे गुड्स निकाल के, मजबूरी है, ठीक है, सही है ना। आगे फिर परचेज है जी, 20 यूनिट्स खरीदे हैं 40 रुपए के हिसाब से, 800 रुपए की परचेजेस की हैं, तो एंट्री होगी 27 फरवरी को, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट 800 से, ठीक है। उसके बाद जी क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इसकी एंट्री तो करनी ही करनी थी, लेकिन साथ ही ये भी पता लग गया, ये जो भी करके दिखाया था, 40 अवेलेबल फॉर सेल थे, 8 अभी भी स्टॉक में पड़े हैं, तो मतलब बिके हैं 32 यूनिट। अब 32 यूनिट्स की सेल की एंट्री बस एक ही बार करनी है, और सिर्फ चीजों का सेल होना रिकॉर्ड करते हैं, जाना रिकॉर्ड ही, मतलब सेल की सिर्फ एंट्री करते हैं, चीजों का जाना इस सिस्टम में। आज तक कभी आप, जब तक मैंने कहा आपको परचेज नहीं पड़ा था, आपको ये पता ही नहीं था कि दूसरी को एंट्री भी होती है बिकने पर, ऐसे इन्वेंट्री के बिकने पर दूसरी को एंट्री भी होती है, आपको पता ही नहीं था, हमेशा यही एंट्री करते थे सिर्फ। किधर गया, क्या एंट्री करते थे जी, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ठीक है। अब ये सारे के सारे 32 यूनिट की सेल एक ही बार में रिकॉर्ड कर रहा हूं, होनी 1920 ही है, क्योंकि यहां पर ये रेट सेम है, सेल प्राइस पर यूनिट इज 60 रुपीज, इस सवाल में लिखा हुआ था, ठीक है। सेल प्राइस 60 रुपए है, तो 32 यूनिट 60 रुपए के बिके, तो 1920, वही 1920, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी। अब ये एंट्री है जी जो इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, बाकी एंट्रीज दूसरी जो है, इधर देखो, अगर वो डाटा बिल्कुल सेम है ना, आप कॉन्फिडेंट है डाटा बिल्कुल सेम है, आप कॉन्फिडेंट है डाटा बिल्कुल सेम है, जरा देख लें नजर, दोनों सवालों में डाटा बिल्कुल सेम है, देख लें बेटा। बेटा क्या समझ नहीं आ रही मेरे बच्चे, क्या समझ नहीं आ रही, इसमें क्या समझने वाली चीज है, खुदारा ऐसी स्टेटमेंट मत दिया करें, दिल टूट जाता है बंदे का। मैं पढ़ाता हूं, ऐसी कैसे जान थोड़ी छूटने लगी, ऐसे दोनों की लगा तड़ी जान छूट जाएगी एडी छेती। ये देखें जी, ये हो गया जी ओपनिंग स्टॉक एंट्री छोड़ी हुई है, परचेजेज होंगी, फिर सेल्स की एंट्री कर दी। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, उन्होंने कहा था यहां पर भी कि ये पेमेंट्स जो हैं एक्सपेंसेस की कैश में हुई हैं, तो इन सब की एंट्री क्या बनेगी, ये वाले एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, तो यही एंट्री की है मैंने, किधर गई है, ये वाले एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, बाकी सवाल सेम था ना। नेक्स्ट, उसके बाद पॉइंट 2 में आए, परचेज सेल्स क्रेडिट में है, हाँ जी वो पहले हमने देख लिया था। पेमेंट रिसीव्ड हुई है 1520 की डेटर से, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो वैसे तो सिर्फ इन्वेंट्री और परचेज का है। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल वजूद में नहीं आएगा, सिर्फ परचेज का लेजर बनेगा घर पे जब आप बनाओगे तो, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स वाज 1200 रुपए, ठीक है, तो वही क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट 1200। उसके बाद 2 ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, एक है कैश, दूजा है कैपिटल, ठीक है। अब सवाल खत्म हो गया। अब यहां पे आप क्या करोगे, इसके बाद आपने बनाने हैं लेजर्स। जब आप लेजर्स बनाओगे तो आपके पास लेजर बनेगा परचेजेस का, और चीजों का जाना रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर नहीं बनेगा। अब परचेजेस का क्लोजिंग आएगा, वो ट्रायल में नजर आएगा, परचेजेस ट्रायल में नजर आएगा आपको ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैपिटल,
और क्लोजिंग स्टॉक जो आपने निकालना है वो अदर इन्फॉर्मेशन में ट्रायल के नीचे दिखाना है आपने, ठीक है। तो ये सवाल मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में कंप्लीट करवाऊंगा कल, लेकिन आपने इसको कर लेना है, ठीक है। टाइमथी और सिब्बी यही अभी तक होमवर्क में है, यही 2 ही मैंने करवाने हैं, जब तक नहीं है मैंने करवाया तो ये होमवर्क में ही है। बाकी इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।